Hello everyone, welcome back to the Science Coach. In this video, we are going to discuss about the resonance. This is the second part of the video. In the previous video, we have already discussed that what is resonance, what is conjugation, how we can identify different types of conjugation, and we had also discussed different tricks and discussed the examples of that conjugation system. And in this video, we are going to discuss about the cause of resonance, resonating structures and the resonance energy. So let us discuss कि कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस क्यों अंडरगो करता है, क्यों कोई मॉलिक्यूल अपने पाई बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी शिफ्टिंग करवाता है. सो द मेन रीज़न बिहाइंड इज कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है दैट स्टार्ट्स टू डीलोकलाइज विद इन द मॉलिक्यूल व्हेन एवर रेजोनेंस इज देयर. मतलब जब कभी भी रेजोनेंस होती है तो जो पहले इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर लोकलाइज्ड होते हैं वो धीरे धीरे डिस्पर्स होने शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्पर्स होता है तो जो इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट होने वाला होता है वो अपना अटैक बहुत ज़्यादा विग्रसली नहीं कर पाता मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसकी वजह से जो एक मॉलिक्यूल अपना प्रोडक्ट बनाता है वो काफ़ी स्टेबल होता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि जब भी कभी रेजोनेंस होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज कराता है, जिसकी वजह से फाइनल प्रोडक्ट जो होता है दैट बिकम्स स्टेबल. सो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि मैंने कुछ चॉकलेट्स जो हैं किसी टेबल के ऊपर रखी हैं एंड आई आस्क फ्यू ऑफ यू स्टूडेंट्स टू गो एंड फेच दैट चॉकलेट्स. तो क्या होगा, जब वो चॉकलेट्स को उठाने जो स्टूडेंट्स जाएंगे तो क्या होगा, वो सारा का सारा अटैक किसी एक जगह के ऊपर होएगा जहाँ वो चॉकलेट्स पड़ी होंगी. तो मतलब अटैक क्या होगा, काफ़ी विग्रस होगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट्स का हैवॉक क्रिएट हो जाएगा उसको उठाने के लिए. ऑलराइट, बट अगर मैं उन चॉकलेट्स को एक टेबल पर ही रखती, लेकिन एक को किसी प्लेस पर रख देती, दूसरी को दूसरी प्लेस पर, तीसरी प्लेस पर, तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स होंगे वो कुछ जो होंगे फर्स्ट वाली चॉकलेट्स को उठाएंगे, कुछ जो होंगे वो सेकंड को, कुछ जो होंगे वो थर्ड वाले स्टूडेंट्स को उठाएंगे. विच मीन्स कि जो अटैक होगा स्टूडेंट्स का ऑन दैट चॉकलेट्स वो अब डिवाइड हो रहा है, मतलब डिस्पर्स हो रहा है, जिसकी वजह से वो अटैक इतना विग्रस नहीं होगा, इतना हैवॉक क्रिएट नहीं होगा. तो सेम इज़ अ कंडीशन हेयर. सो लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रोमीथेन. इसमें कॉन्जुगेशन अपीयर हो रही है बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है. ऑलराइट, और एक पोजीशन छोड़ के डबल बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो जिस वजह से जो लोन पेयर है दैट इज डिस्पर्सिंग एंड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है. ऑलराइट, सो दे आर शोइंग रेजोनेंस. So more the delocalization of the electron cloud, more is the stability. ठीक है, तो यही रीज़न है कि रेजोनेंस जो होती है हमेशा बाकी सभी इफेक्ट से, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो है ये स्टेबलाइज करती है मॉलिक्यूल को. जब भी कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा तो दैट मॉलिक्यूल विल बी मोर स्टेबल दैन द अदर मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब अगर कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है तो उसके कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे. तो जिस मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होते हैं उनमें डीलोकलाइजेशन भी ज़्यादा होगी, तो उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब उनकी रेजोनेंस एनर्जी भी ज़्यादा होगी. ऑलराइट, तो वी विल डिस्कस रेजोनेंस एनर्जी इन द नेक्स्ट टॉपिक. तो आपको ये समझ आ रहा है कि मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो कीप इट इन योर माइंड. So now talking about resonating structures, these structures are hypothetical. ये इन्वायरमेंट में इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी मॉलिक्यूल, जिस तरह से हम बात करते हैं कि इसका जी वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये हम इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को समझने के लिए रेजोनेंस हम पढ़ते हैं. एक्चुअल में तो वो जो मॉलिक्यूल है वो अपने रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है. ठीक है, तो जितने हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं ये सारे के सारे हाइपोथेटिकल हैं एंड इंडिविजुअली ये किसी मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट इससे नहीं कर सकते कि हमेशा ये वाला मॉलिक्यूल इस फेज़ में पड़ा होगा. समझ रहे हो? ठीक है, तो अब जितने किसी मॉलिक्यूल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, मैंने बोला था दैट मॉलिक्यूल विल हैव मोर स्टेबिलिटी बिकॉज इट विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ दिस रेजोनेंस एनर्जी.
Now look at this example. This molecule is undergoing resonance and इसके दो resonating structures हैं. एक structure में nitrogen is containing negative charge and the second structure oxygen is containing negative charge. So एक्चुअल में अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स की जो एनर्जीज़ हैं ये डिफरेंट होंगी. क्यों? बिकॉज मॉलिक्यूल की स्पेशल अरेंजमेंट्स ही डिफरेंट हैं इन दोनों में. तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी विल बी द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड टू दैट ऑफ द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा हमारा, उसकी एनर्जी में से अब इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से जिसकी एनर्जी कम होगी उस एनर्जी को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी. ऑलराइट. तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में से किसकी एनर्जी कम है और हमें किसको इन्वॉल्व करना है रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए? तो उसके लिए वी हैव सम रूल्स. सो लेट्स मूव इनटू इट. So there are some set of rules which decides the stability of resonating structures. So a resonating structure is more stable if it has more number of covalent bonds. Then it should have a complete octet and it is a duplet in case of hydrogen. It is also more stable if it has less charge separation, like positive and negative charge should be as much close as they should be. And last is the negative charge should resides on more electronegative element and the positive charge should resides on more electropositive element. If these four rules are applicable on certain molecule, then that molecule will be more stable. But if the rule out of these four it is not applying on certain molecule, then automatically that molecule will become unstable. So let us discuss this question. The question says, write the resonating structures of the molecule and indicate the relative stability of the contributing structures. So first मैं आपको बताऊंगी कि इसके resonating structures कैसे draw करने हैं. So for this molecule we will draw resonating structures. So if the bond shifts here, then this bond will have to shift here. Alright. So its resonating structure would be CH2 negative, CH double bond, C oxygen and a positive charge. Why? Because one of the pi electron it shifts to this position. That's why a positive charge appears here. Alright. So this was the first resonating structure for this molecule. So the second resonating structure would be if the bond from here it shifts here and this bond will also shift there. So it will have a resonating structure of this. Why? Because this pi bond when it shifts here, the electron of this carbon it will take to this position. That's why a positive charge will develop here. And this pi bond it is shifting to the oxygen. That's why a negative charge is appearing here, because these two electrons they are shifting to oxygen. Alright. So these are the three resonating structures for this molecule. First is this is the second, and this is the third. So this is how you can draw the resonating structures by identifying the conjugation in the system. Alright. So now when we know how to draw these resonating structures, so let us discuss about the stability of these three resonating structures. So see in the first molecule contains more number of covalent bonds than relative to second and third resonating structure. Moreover, the first structure has complete set of octet for carbon and hydrogen. So how can you get for the octet? Just simply count the number of electrons, that is one bond contributes to 2 electrons. Count the number of electrons around the element and you will get the octet is complete or not. Moreover, the first molecule also has no charge on it. Therefore, there is no charge separation, that is least possible charge separation. That's why the first molecule is most stable. So now see the second and third structure. अब दोनों ही स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दोनों में अपीयर हो रहे हैं,
मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर्स कंपैरेटिवली फर्स्ट स्ट्रक्चर के तो कम स्टेबल हैं. But if I have to compare between these two, so see the oxygen, which is the more electronegative element, that is containing negative charge in the second structure, and the carbon, which is more electropositive, it is having positive charge. लेकिन third structure में देखो, the situation is opposite. Oxygen is carrying positive charge and carbon is carrying negative charge. So it means second structure is more stable than that of the third structure, which is the least stable. So decreasing order of stability is like first is more stable than second and it is more stable than third. So let's move to the application part. So this question is very important from boards and competitive point of view. The question is, which is more acidic, an alcohol or carboxylic acid? So to explain which is more acidic, either alcohol or carboxylic acid, let us discuss about their structures. So in this way I can represent a carboxylic acid. So here what we can see that this carboxylic acid, it can undergo resonance because it shows conjugation. So it will show resonance and the oxygen will carry a positive charge. Alright, so oxygen will here carry a positive charge. So because here oxygen is carrying positive charge, तो मतलब अब ऑक्सीजन का हंगर इंक्रीज हो गया है फॉर इलेक्ट्रॉन. क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन इज इटसेल्फ अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी टेंडेंसी ऑलरेडी है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ को अट्रैक्ट करे. तो मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो ऑलरेडी रखता है, बट ये पॉजिटिव चार्ज होने के करके इस ऑक्सीजन की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज और भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से H पॉजिटिव आयन का निकलना बहुत आसान हो जाता है. ऑलराइट, कोई एसिडिक कब होगा? जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा. तो मतलब द कार्बोक्सिलिक एसिड, they are able to release H positive ion because due to resonance the hunger of oxygen for electron is increasing. ठीक है, तो यहाँ पे हंगर ऑक्सीजन का इंक्रीज हो गया है. रादर आप अल्कोहल में चेक करो, क्या अल्कोहल में कोई रेजोनेंस हो सकती है? क्या अल्कोहल में कोई कॉन्जुगेशन है? सी, देयर इज नो कॉन्जुगेशन, सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है. ऑलराइट, और मोर ओवर क्या हो रहा है इसमें? देयर इज अ ग्रुप विच इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट. तो इसके प्लस आई इफेक्ट होने के करके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने के करके, क्या ऑक्सीजन की हंगर कम हो रही है या बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन के लिए? ऑक्सीजन की हंगर इंक्रीज नहीं हो रही है इसमें, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से आई जा रही है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इतनी एफिशिएंटली यहाँ से नहीं लेगा. तो कंपैरेटिवली जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है that will be more acidic. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन व्हाट वाज? सो ड्यू टू रेजोनेंस, तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑक्सीजन हंगर फॉर इलेक्ट्रॉन्स increases, so acidity it also increases. तो पहला रीजन तो जी ये हो गया. सो सेकेंड रीजन इज जितनी भी हमारी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है. सो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, उतना ही जल्दी वो बनेगा. अगर कोई प्रोडक्ट हमारा स्टेबल है तो वो चीज उतनी जल्दी बनेगी, क्योंकि हर चीज की टेंडेंसी है कि वो स्टेबलाइजेशन अचीव करे. जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि जो वाटर है, अगर वो हाई लेवल से लो लेवल तक अपने आप ट्रेवल करता है, बिकॉज नीचे आने तक उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है. तो अगर किसी की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो रही हो, तो वो चीज अपने आप बनेगी, प्रोडक्ट अपने आप फॉर्मेशन होगी. तो मतलब अगर कोई ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट, तो उसका रिएक्टेंट जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि वो फटाफट चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट बन जाए. सो मोर रिएक्टिव इज द रिएक्टेंट. तो मतलब वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. ठीक है, तो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि एसिडिटी का, ऑक्सीजन के हंगर का. सेकंड रीजन ये हो गया कि तो ये प्रोडक्ट H पॉजिटिव आयन जल्दी कब रिलीज होगा? अगर इसका प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होगा.
ठीक है। सो सी हेयर, इफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज एबल टू रिलीज H पॉजिटिव आयन, तो वो क्या बनाएगा, एक एसिटेट आयन बनाएगा। और अगर अल्कोहल H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो CH3O नेगेटिव आयन बनाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि अगर हमारा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टेंट रिएक्टिव होगा। मतलब अगर मेरा ये रिएक्टेंट कब रिएक्टिव होगा, ये रिएक्टेंट कब H पॉजिटिव आयन जल्दी देगा, अगर ये रिएक्शन मतलब ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तभी ये फटाफट से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। अगर ये प्रोडक्ट ही स्टेबल नहीं है तो ये जल्दी H पॉजिटिव आयन और CH3CO नेगेटिव आयन क्यों बनाएगा, समझ रहे हो। तो लेट अस सी हाउ दिस प्रोडक्ट इज गेटिंग स्टेबिलिटी। सो सी हियर, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड ने मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ने एक हमारे पास प्रोडक्ट दिया है, डेट इज द एसिटेट आयन। तो अब ये एसिटेट आयन है, तो इस एसिटेट आयन में एक कॉन्जुगेशन डेवलप हो रही है जिस वजह से ये रेजोनेंस अंडरगो करता है। सो ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी है ये डीलोकलाइजेशन होती है इस चीज की, तो जिस वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, डीलोकलाइज हो गया और ओवरऑल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की। इट मीन्स क्या होगा, जो एसिटिक एसिड है वो फटाफट से एसिटेट आयन बनाएगा क्योंकि एसिटेट आयन रेजोनेंस होने के करके स्टेबल है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर उसने फटाफट एसिटेट आयन बना दिया, मतलब उसने फटाफट से H पॉजिटिव आयन दे दिया, तो वो एसिडिक हो गया। अब अल्कोहल में देखो, क्या अल्कोहल में H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बचता है, क्या ये रेजोनेंस शो कर रहा है, क्या ये किसी भी तरह से स्टेबलाइज्ड है, नहीं। फर्स्ट थिंग तो ये रेजोनेंस शो नहीं करता बिकॉज इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकेंड थिंग इज ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जो कि और इंटेंसिफाई हो रहा है पीछे से, प्लस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल की करके। सो दैट्स वाई द प्रोडक्ट हेयर इज नॉट गेटिंग स्टेबिलिटी। सो दैट्स वाई इसका रिएक्टेंट रिएक्टिव नहीं होगा, तो मतलब ये H पॉजिटिव आयन जल्दी नहीं देगा, ठीक है। सो ग्रेटर द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। एक तो हम इसमें से ये चीज जो है हमारे लिए एक आउटपुट है बहुत बड़ी, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये देखा कि वी कैन एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज द हंगर ऑफ ऑक्सीजन फैक्टर एंड सेकेंड इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फैक्टर। ऑलराइट, सो दिस वाज how you can explain the acidity of alcohols and carboxylic acid with reference to resonance. So that's it for the today's video. So if you are new to this channel and you like the video, so I would be very happy if you take a moment and subscribe to my channel below.